मेरा स्किल लेवल तो सिर्फ 2 ही है। लेवल 3 में जाने के लिए मुझे ये मिशन हर हाल में पूरा करना ही होगा। मुंबई के कुर्ला में सज्जन बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के एक कमरे के छोटे से फ्लैट में रात 8 बजे 23 साल का राज रोज की तरह अपने काम से वापस आकर अपने फेवरेट वीडियो गेम में खो गया था। उसका ना तो शहर में कोई दोस्त था और ना ही कोई रिश्तेदार। टारगेट लॉक हो चुका है। टारगेट से फासला 800 मीटर। मूविंग कॉन्वॉय की तादाद 30 गाड़ियां। भ्रष्ट नेता को मारने का सबसे आसान तरीका स्पेट्सनैज़ स्नाइपर राइफल। राइफल का वजन 5.5 किलोग्राम। विंड स्पीड 40 नॉट्स। प्लेयर स्किल लेवल 2। एस्टिमेटेड सक्सेस रेट 0.01%। तभी स्क्रीन पर राज के राइफल का व्यू फाइंडर आ गया, जिसे जूम करके उसने स्क्रीन पर दिख रही सड़क पर अपना सारा ध्यान लगा दिया। टारगेट एक भ्रष्ट नेता है जिसका कॉन्वॉय यहाँ से कभी भी गुजर सकता है। मुझे तैयार रहना होगा। HVT रूट पर निकल चुका है। HVT यानी कि हाई वैल्यू टारगेट। वाह, मतलब कि अगर मैंने ये मिशन पूरा कर लिया तो मेरा लेवल सीधा 5 पर चला जाएगा। आज तो मैं इस लेवल को पार कर ही जाऊंगा। अब बस मेरे पास एक ही मौका है। 300 मीटर्स। टेक योर शॉट। नहीं, अभी नहीं। टारगेट से फासला 150 मीटर। टेक योर शॉट नाउ। तभी अचानक राज का ध्यान सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के फ्लैट की तरफ खिंच गया, जहां अचानक बेडरूम की एक लाइट जल उठी। टारगेट से फासला 80 मीटर्स। टेक योर शॉट। राज ने आखिरी सेकंड पर फायर कर दिया। उसने देखा कि उसके राइफल से निकली गोली सीधे गाड़ी की ओर हवा को चीरती हुई पड़ी, लेकिन ऐन मौके पर उसका ध्यान खिंच जाने की वजह से उसका शॉट वेस्ट हो गया। भ्रष्ट नेता का कॉन्वॉय बचकर उसकी आंखों के सामने से निकल गया। मिशन फेल। हाई वैल्यू टारगेट एस्केप। प्लेयर स्किल लेवल 0। मिशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ₹5000। शिट! कितने महीनों से मैं इस टारगेट को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो इसका रेट भी आधा हो गया है। राज ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा, लेकिन एक सेकंड बाद उसे सामने वाली बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर का बेडरूम याद आ गया। वो झट से अपनी खिड़की के पास गया और वहां पर रखे एक टेबल के ड्रॉर से उसने एक दूरबीन निकाली और उसे अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। एक पल बाद उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को बाथरूम में शावर से निकलते हुए देखा। एक पल में उसके कई जज्बात एक साथ जाग उठे। रिया, कब से मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब था। न जाने कब मुझे तुमसे बात करने का मौका मिलेगा और कब मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर पाऊंगा। लेकिन राज को ये नहीं पता था कि रिया अपने अपार्टमेंट में ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहने वाली थी। आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? बरगंडी या ब्लू? रॉकी को बरगंडी बहुत पसंद है। कहता है कि वो रंग उसे मेरे होठों की याद दिलाता है। ओह, that must be him. दरवाजा खुला है रॉकी। आकर हॉल में बैठ जाओ। मैं अभी रेडी होकर आई। ओके स्वीटहार्ट, लेकिन जल्दी करो। आज तो मैंने तुम्हारे लिए शहर के सबसे अच्छे लाउंज में प्राइवेट स्वीट बुक किया है। तुम मुझे पैम्पर करना अच्छी तरह से जानते हो। कोई ना कोई सरप्राइज हर दिन मेरे लिए ले आते हो। इस तरह तो मैं बिगड़ जाऊंगी रॉकी। वहीं सज्जन बिल्डिंग के अपने छोटे से फ्लैट में राज दूरबीन से रिया को देख रहा था। वो इस बात से वाकिफ नहीं था कि हॉल में रॉकी बैठा रिया का इंतजार कर रहा है। रिया ने अपना बाथरोब उतारा और बेड पर रखा हुआ ड्रेस पहनने लगी। उसे देखकर राज अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रिया, 3 साल से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोनों एक होंगे। तुम जान जाओगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रॉकी, जरा यहाँ आना। देखो मेरी ड्रेस की जिप अटक गई है। 1 सेकंड ब्यूटीफुल,
रॉकी जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुआ, राज ने उसे अपनी दूरबीन में देख लिया। वहीं रिया को देखकर रॉकी की आंखों में हवस की आग धधक उठी। हाय सेक्सी, आज तो तुम हूबहू एक अप्सरा लग रही हो। रॉकी, मजाक छोड़ो, यहाँ आओ और जिप बंद करो। अब तुम्हें ऐसे देखकर मेरा लाउंज जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा रिया। कम हियर। इतना कहकर रॉकी ने अपना हाथ रिया की कमर पर रख दिया। वहीं अचानक रिया के कमरे में एक अनजान मर्द को देखकर राज को ताज्जुब हुआ, लेकिन वो अपनी असलियत जानता भी था। ये कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने रिया को छूने की हिम्मत कैसे की? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे क्या हक है कि मैं रिया की पर्सनल लाइफ में दखल दूं? आखिर मैं कहां और वो कहां? मैं ठहरा एक गरीब आदमी जिसके पास महीने का किराया देने तक के 10,000 रुपए नहीं, और रिया, वो तो इस शहर की एक नामी करोड़पति की बेटी है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि एक गरीब आदमी को सपने देखने का भी हक नहीं होता। वहीं रॉकी रिया के लिए दीवाना हो रहा था। रॉकी, छोड़ो मुझे। कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। रिया, जल्दी हम एंगेज्ड होने वाले हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? छोड़ो मुझे रॉकी। बस एक मिनट मुझे तुम्हें सीने से लगा लेने दो रिया। नहीं। एक झटके से रिया ने रॉकी को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। झड़प में उसका हाथ रॉकी के चेहरे पर लग गया था। तुमने मुझे मारा? इतना कहकर रॉकी रिया की तरफ गुस्से से बढ़ा, लेकिन तभी अचानक राज की दूरबीन के लेंस पर पड़ती स्ट्रीट लाइट की रोशनी रॉकी की आंख में लगी, और वो जब मुड़ा तो उसने राज को देख लिया। What the hell? ओए, कौन है बे तू? क्या हुआ रॉकी? कोई साला 2 टके का पर्वर्ट झोपड़ पट्टी से हमारे बेडरूम में झांक रहा है। बाप रे, इसने तो मुझे देख लिया है। अब क्या करूं? हाँ, पर्दा बंद करके घर की बत्ती ऑफ कर देता हूँ। अगर वो आदमी यहाँ पर पहुंच गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं रिया के सामने जलील नहीं हो सकता। इस सब के बीच राज के लैपटॉप पर अचानक एक आवाज गूंजी। न्यू मिशन कॉन्ट्रैक्ट, कैश प्राइस ₹5,000, एक्सेप्ट, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। मेरी यहाँ क्लास लगी हुई है और इसे गेम की पड़ी है। फिलहाल इसे बंद कर देता हूँ। घर के सारे लाइट्स ऑफ करके राज अंधेरे में इस बात की उम्मीद करने लगा कि रॉकी उसके घर पर ना आए, लेकिन वो गलत था। दरवाजा खोल साले पर्वर्ट! आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। राज, सांस भी मत ले, वरना आज तू तो गया। डर के मारे राज बिना हिले अपनी सांस रोककर बैठा हुआ था कि अचानक उसका फोन भी बज उठा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिशन, कैश प्राइस ₹5,000, एक्सेप्ट, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। साले, मैं जानता हूँ कि अगर तेरा फोन बज रहा है तो तू अपने इस बिल के अंदर ही छुपा बैठा है। तो दरवाजा खोलता है या मैं तोड़ूं? राज की पोल खुल चुकी थी। वो जानता था कि अब छुपकर बैठने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इस आदमी से अगर मैं ये कहूँ कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है तो शायद मुझे ये माफ कर दे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। राज ने अपनी सारी हिम्मत बांधी और दरवाजे के पास जाकर पीप होल से बाहर झांका। रॉकी 6 फुट 2 इंच लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, जो देखने में काफी हैंडसम भी था। उसने काफी महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब उसके पीछे पीछे रिया भी राज के घर तक पहुंच गई तो राज चौंक कर डर गया। ओह माय गॉड, यहाँ तो रिया भी आ गई है। अब क्या होगा? दरवाजा खोलने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बची। देखिए, देखिए भाई साहब। साले कमीने! रॉकी के पंच से राज दर्द के मारे जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उसके फोन पर एक बार फिर वही वॉइस मैसेज आया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिशन, कैश प्राइस ₹5,000, एक्सेप्ट, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स।
क्या होगा अब आगे? क्या रिया राज की एक्चुअल फीलिंग्स को जान पाएगी? और क्या है इन लगातार आते मैसेजेस का राज? जानने के लिए सुनते रहे सीक्रेट योद्धा। राज दर्द के मारे जमीन पर गिरा करहा रहा था और उसके सामने रॉकी खड़ा उसे देखकर उस पर हंस रहा था। रिया भी काफी गुस्से में थी। झोपड़पट्टी में रहने वाले दो टके के कीड़े, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे प्राइवेट मोमेंट्स दूरबीन से देखे? इतना कहकर रॉकी ने राज की दूरबीन को अपने पैरों तले रौंद दिया और वो चकनाचूर हो गया। याद रखना, रॉकी खन्ना नाम है मेरा। इस पूरे शहर पर राज करता हूं मैं। कभी रिया या मेरे आसपास भटकता दिखाई, तेरा जीना हराम कर दूंगा। राज को चोट आई थी। वो इतना ताकतवर नहीं था कि रॉकी जैसे हट्टे कट्टे आदमी का मुकाबला कर सके, लेकिन अगर उसके पिता ने उसे कुछ सिखाकर गांव से मुंबई भेजा था तो वो था अपना आत्मसम्मान हमेशा बरकरार रखना। राज को उस दिन वही बात याद आ गई। बेटे, एक छोटे से स्कूल का टीचर होने के नाते मैं तुझे ऐशो आराम तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जीवन का असली मोल तुझे जरूर समझा सकता हूँ। याद रखना बेटे, जीवन में हर चीज का मोल होता है, लेकिन आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं होता। अच्छे या बुरे वक्त में अगर हमारे साथ कुछ रहता है तो वो है हमारा आत्मसम्मान। हर गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। राज को जैसे ही अपने पिता की ये बात याद आई, उसने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो रिया को ये समझाना चाहता था कि उसके इरादे गलत नहीं थे। जी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। राज की बात सुनकर रिया ने उसे माफ करने के बजाय और फटकार दिया। माफ कर दूं? किसी लड़की को शावर से निकलते हुए दूरबीन से चोरी छुपे देखना? You are a bloody pervert. ये सच नहीं है। रिया, ये साला देखकर भी क्या कर लेगा? इसका घर तो देखो। मेरे ड्राइवर का भी घर इतना गंदा और पुराना नहीं, जितना कि क्या कहते हैं इसे मुंबईया भाषा में, हाँ, खोली, जितनी ये खोली है। इसलिए इसका दिमाग भी गंद से भरा हुआ है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा ना कि मेरा इरादा गलत नहीं था। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। छी, इसके कपड़े तो देखो, कितने सालों से नहीं बदले होंगे। रॉकी, चलो यहाँ से, और I'll get sick. ओह नो डार्लिंग, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चलो, एंड यू बेटर स्टे अवे, साले फटीचर। इतना कहकर रॉकी रिया को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राज अपने चेहरे को सहलाता हुआ बाथरूम में गया, और जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे अपने आप पर घिन आने लगी। कितना बेवकूफ हूं मैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों किया मैंने ऐसा? अब रिया मुझे जिंदगी भर गलत समझती रहेगी। मैं उसे आखिर कैसे समझाऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं? हेलो राज, मैं रमेश गांव से बोल रहा हूँ बेटे। हाँ रमेश चाचा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? बेटे, तुम्हारे पिता। क्या हुआ पिताजी को रमेश चाचा? बेटे, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? राज की जिंदगी जैसे एक झटके में टूटकर बिखर गई थी। एक तरफ रिया ने उसका दिल तोड़ दिया था, और अब उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर उसे मिली थी। वो बिना वक्त जाया किए गांव पहुंचा और अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद रमेश चाचा से जाकर मिला। बेटे राज, तू तो जानता है कि तेरे पिता एक बहुत ही ईमानदार और आदर्शवादी इंसान थे। उन्होंने आज तक जो कुछ कमाया वो अपने इस छोटे से घर पर लगा दिया। हाँ रमेश चाचा, वो चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ इसी घर में रहे, लेकिन 5 साल पहले माँ के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। घर संभालने के लिए उन्होंने मुझे मुंबई भेज दिया और खुद कर्जे में डूब गए। राज बेटे, तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है ये घर, जिसमें उनकी कई यादें बसी हुई हैं।
अब इसे बचाना तेरी जिम्मेदारी है बेटे। राज पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। अपने घर के कर्जे की भरपाई करने के लिए वो जिस होटल में काम करता था, मुंबई वापस आकर वो उसके मालिक से जाकर मिला। सर, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। मालदीव्स की फ्लाइट है मेरी 2 घंटे के अंदर। सर, मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। अभी पिछले महीने ही तो मदद की थी तुम्हारी, घर के रेंट के लिए। सर, मेरे गांव के घर का कर्जा मेरे सर आ गया है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है सर। किसने कहा था भाई साहब को घर खरीदने के लिए? रियल एस्टेट के भाव आजकल आसमान छू रहे हैं। तो क्या एक गरीब आदमी को अपने सर पर छत बनाने का भी हक नहीं? बहस करता है, चल जाकर काम कर। राज का गुस्सा और बेसब्री हर सेकंड बढ़ता ही चला जा रहा था। वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। ना तो अब उसके पास अपने घर का किराया देने के पैसे थे और ना ही अपने पिताजी का घर बचाने के लिए रुपया। ऐसे में उसने एक फैसला किया। सर, तो क्या आप मुझे पैसे नहीं देंगे? तू गया नहीं अभी तक? जा और जाकर टेबल साफ कर। मैं आखिरी बार पूछता हूँ सर, आप मुझे पैसे देंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। अब निकल यहाँ से। तो ठीक है सर, जाता हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आपकी बीवी को बता दूंगा कि मालदीव्स में आप किसके साथ गोते मार रहे हैं। क्या कहा हरामजादे? 2 कौड़ी के नौकर मुझी को काटने निकला है? मेरी बीवी को बताएगा? आज से तेरी नौकरी खत्म। यू आर फायर्ड। सिक्योरिटी, इसे धक्का मारकर होटल से निकालो और आइंदा से ये यहाँ आसपास दिखना नहीं चाहिए, समझे? सिक्योरिटी गार्ड ने राज को कॉलर से पकड़ा और उसे होटल से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। आते जाते लोग उसे देखकर हंसने लगे। उस दिन जैसे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। देर रात तक राज सड़कों पर ही घूमता रहा। चलते चलते आखिरकार वो एक छोटे से पुल पर पहुंचा, जिसके नीचे एक गहरा नाला बह रहा था। आखिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? क्या गरीब होना पाप है? मैं ना तो अपने आप को संभाल सकता हूँ और ना ही अपने पिता की आखिरी निशानी को बचा सकता हूँ। रिया भी मुझसे नफरत करती है। ऐसे जिंदगी से तो मौत ही भली है। इतना कहकर राज पुल पर चढ़ गया। एक लंबी सांस लेकर वो नाले में कूदने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। राज ने अपनी जेब से फोन निकाला और वॉइस मैसेज खोला। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिशन, कैश प्राइस ₹5000, एक्सेप्ट, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। 1 मिनट, ये मैं क्या करने जा रहा था? गेम के एक मिशन कॉन्ट्रैक्ट को जीत कर मैं 5000 कमा सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे कई मिशंस पूरे कर लिए तो मैं 1 लाख तक भी कमा सकता हूँ। यानी कि घर का किराया और पिताजी का घर का कर्जा, दोनों की भरपाई। राज पुल से नीचे उतरा और जल्दी से अपने घर की ओर रवाना हो गया। क्या उसे अपनी जिंदगी को संवारने का एक दूसरा मौका मिल गया था?